स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और खास तौर पर मेडिकल विभाग अलर्ट पर है। चीन से रायपुर लौटी महिला को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर खास एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। अस्पताल के कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है। संदिग्ध मरीज के इलाज में सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट पर है छत्तीसगढ़ और खास तौर पर राजधानी रायपुर के चिकित्सा विभाग। लोग चीन से महिला एक रायपुर लौटी है और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में इस महिला को रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने अलर्ट रहने के निर्देश भी विभाग को दे दिए हैं और खास तौर पर एक खास एहतियात रायपुर एयरपोर्ट पर भी बरती जा रही है। इसके साथ ही अस्पताल के कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है कि संदिग्ध मरीज के इलाज में सावधानी बरती जाए। तो चीन से एक महिला रायपुर लौटी है और इस महिला के लौटने के बाद इस महिला का परीक्षण किया जा रहा है। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में उसे रखा गया है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट। चीन से रायपुर लौटी एक महिला का परीक्षण। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है महिला। चीन में कई लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाल ही में चीन से रायपुर लौटी एक महिला को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वायरस का सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है, क्योंकि चीन से आने जाने वाले हर भारतीय और चीन के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी कोई भी चिंता की जरा सा भी बात नहीं है। एक महिला की जो जानकारी मिली थी, उनको भी वायरस पॉजिटिव नहीं है, उनका कोई भी अभी तक पॉजिटिव नहीं आया है, केवल चाइना गए थे, इतनी ही जानकारी है। वहीं रायपुर में एयरपोर्ट पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, तो जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भी डॉक्टरों और स्टाफ को खास हिदायत दी गई है। एक्सपर्ट टीम जल्द ही इन्हें खास ट्रेनिंग देगी। अलर्ट यानी कोई भी चाइना से अगर आ रहे हो, वुहान चाइना में प्रांत है जहां जंगली जानवर के मांस के सेवन से, जंगलों के जानवर के मांस के सेवन से कहा जा रहा है कि ये वायरस फैला, और मीडिया ही इसको लगातार दिखा रहा है कि उन्होंने चाइना में उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, तो उपचार के लिए वो भी रास्ते खुल गए हैं। कोरोना वायरस विषाणुओं का समूह है जो सामान्य तौर पर जानवरों में होता है, लेकिन चीन में यह अब जानवरों के जरिए इंसानों तक पहुंच गया है, लिहाजा खास एहतियात बरतने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अंबिकापुर से अमितेश पांडे और जगदलपुर से विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार का अलर्ट बरता जा रहा है, खासतौर पर मेडिकल विभाग और एयरपोर्ट पर भी। राघवेंद्र, देखिए, कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट प्रदेश में भी जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वयं इस बात को लेकर निर्देश दिए हैं कि जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हों या बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी इस तरीके के अगर संदिग्ध मरीज आते हैं तो उनके जो है ठीक तरीके से इलाज हो, साथ ही दूसरे लोग भी एहतियात बरतें, इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अगर बात कर लिया जाए एयरपोर्ट पे, तो चीन से जो आने वाले लोग हैं, अगर वो कोई आते हैं तो ख़ास तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जिस तरीके से एक महिला चीन से आई है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, तो जाहिर तौर पर चीन में जिस तरीके से बीमारी फैली है, 106 लोगों की अब तक वहाँ पे मौत हो चुकी है, और साथ ही चीन में जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए अगर कोई छत्तीसगढ़ आता है या देश में भी कहीं पे भी कोई व्यक्ति चीन से आता है, तो इस बात को लेकर जो है एहतियात बरता जा रहा है कि कोई किसी तरीके से कोई संदिग्ध मरीज ना आने पाए। और जिस तरीके से इसके लक्षण हैं, सर्दी, बुखार, उस तरीके के हालात होने पर भी अगर किसी कोई संदिग्ध ऐसा नज़र आता है तो उसको विशेष तौर पर जो है उस पर
निगरानी रखा जाए, उसका ठीक तरीके से इलाज किया जाए ताकि ये वायरस जो है वो और ना फैलने पाए। इस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रायपुर से खबर आपको बता दें, आरंग में मतदान दल को बंधक बना लिया गया। 5 सदस्यीय दल को बंधक बनाया गया और देर रात 3 बजे बंधकों को छुड़वाया गया है। सरपंच पद के प्रत्याशी समर्थकों पर आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन्होंने बंधक बनाया। प्रत्याशी घनश्याम बैस को पहले विजेता घोषित किया गया था, लेकिन बाद में गोपाल ढीमर को विजयी घोषित किया गया और इससे नाराजगी बन गई और नाराजगी ऐसी सामने आई कि आरंग में मतदान दल को ही बंधक बना लिया गया। 5 सदस्यीय दल मतदान कराने के लिए गया था, लेकिन मतदान दल को बंधक बना लिया गया, अपने कैद में रख लिया गया। बाद में देर रात 3 बजे करीब इन लोगों को छुड़वाया गया और आरोप यह है कि सरपंच पद के प्रत्याशी के समर्थकों ने ही इन्हें बंधक बनाया था। दरअसल प्रत्याशी घनश्याम बैस को पहले विजेता घोषित कर दिया गया और फिर बाद में गोपाल ढीमर को विजयी घोषित किया गया और इसी बात से नाराजगी बताई जा रही है और इसी वजह से बंधक बनाया गया। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे मामले को सुलझाया गया और क्या कोई मामला भी दर्ज हुआ है। राघवेंद्र, देखिए, ये जिस गांव की घटना है वहां पे सबसे पहले विवाद शुरू हुआ जब घनश्याम बैस एक प्रत्याशी थे, उनको पहले विजयी घोषित कर दिया गया और बाद में फिर से जब रिकाउंटिंग की गई तो उनको हारा हुआ बताया गया। इस बात को लेकर ग्रामीण नाराज हो गए। लगभग 600 मतदाता वाला ये गांव है और वहां पे इस तरीके से जैसे ही दूसरे प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया, खूब हंगामा हुआ और मतदान दल पर जो है पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों और जो घनश्याम बैस के समर्थक हैं उन्होंने उनको बंधक बना लिया था, जाने नहीं दिया जा रहा था। जमकर हुल्लड़बाजी की गई और इस बात को जब पता आला अधिकारियों को चला, करीब 5 सदस्यीय जो दल था उनको बंधक बनाया गया था और जब आला अधिकारियों को इसकी जानकारी लगी तो रायपुर से जो एडिशनल एसपी ग्रामीण हैं उनके नेतृत्व में टीम वहां पर गई और फिर देर रात जो है बंधकों को छुड़ाया गया है। चूँकि मामला संवेदनशील है, जिस तरीके की स्थिति निर्मित हुई है उसके बाद पुलिस अब आगे जांच भी कर रही है और अगर दोषी जो लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ में मामला भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस तरीके से मतदान दल जो पहुंचा हुआ था मतदान कराने के लिए, उन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं और बंधक बनाने जैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो कि घटित हो गई है। अब इस पे आगे जो है पुलिस जांच करेगी कि किस तरीके की स्थितियां थी, परिस्थितियां थी और जो मतदान दल के कर्मी थे वो अपने ड्यूटी सही तरीके से किए हैं। मतदान दल के कर्मचारियों की तरफ से क्या इस मामले में कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या कुछ कहा गया है और क्या ग्रामीणों से भी बात हुई? ग्रामीण क्या कह रहे थे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ग्रामीण तो इस बात को लेकर नाराज थे चूँकि 2 प्रत्याशी खड़े हुए थे और दोनों ही दलों के समर्थक पहले जिस घनश्याम बैस को विजयी घोषित किया गया था उनके द्वारा बाकायदा रैली भी निकाल दी गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो हारे हुए प्रत्याशी हैं, दूसरे जो हैं उनको विजयी घोषित कर दिया गया। इसी बात को लेकर फिर ग्रामीण भी नाराज हुए, उनके समर्थक भी नाराज हुए और उसके बाद ये स्थितियां निर्मित हुई है। बहरहाल देर रात जो जितने भी बंधक दल के 5 सदस्यीय दल के जो लोग थे उनको छुड़ाया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस इस मामले में जांच करती है। जो दल के लोग हैं उनसे भी बयान लिया जाएगा कि क्या परिस्थितियां थी, क्या वजह हुई, आप लोगों के द्वारा कहीं कोई लापरवाही तो नहीं बरती गई है और ठीक से जो है वोटों की गिनती की गई या नहीं, ये बड़ा सवाल है और उसके बाद फिर आगे जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस तरीके की परिस्थितियां थी। लेकिन सबसे पहले पुलिस के सामने चुनौती मतदान दल को छुड़ाना था, जो कि देर रात करीब 3 बजे उनको छुड़ाया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राघवेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर रायपुर से आपको बता दें, पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने न्यूज़ 18 को इसकी जानकारी दी और पहले चरण में सभी 57 विकासखंडों में अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 78% मतदान हुआ। वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि आज बाकी बची हुई जगहों के नतीजे भी आ जाएंगे और छिटपुट हिंसा के बीच पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। अब 2 चरण और बाकी हैं, लेकिन पहले चरण के मतदान में अगर वोटिंग के प्रतिशत की बात की जाए तो अच्छा प्रतिशत देखने को मिला, 78% वोटिंग और माना यह जा रहा है कि आज कुछ गिनती और होनी है तो ये बढ़ भी जाएगा। तो पंचायत चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाएं ज़रूर हुई,
लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी कि पहले चरण में सभी 57 विकास खंड में वोटिंग संपन्न हो गई है और 78% वोटिंग का प्रतिशत रहा है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि आज कुछ जगहों के नतीजे आने हैं बाकी बची जगहों के, तो ऐसे में ये परसेंटेज भी सामने आ जाएगा और बढ़ा हुआ। और छिटपुट हिंसा की घटनाएं ज़रूर हुई, लेकिन इस बीच पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि गांव की सरकार के लिए पहले चरण के लिए हुए मतदान में किस तरह से लोगों ने अपनी महती जिम्मेदारी को निभाया है, अपनी भागीदारी निभाई। पहले चरण में प्रदेश के सभी 27 जिलों के 57 विकासखंड के 4,847 ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में 61,74,224 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कांकेर, गरियाबंद, महासमुंद, मुंगेली, कोरबा, बीजापुर, सुकमा, कवर्धा, बालोद और बलरामपुर की तस्वीर देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों ने गांव की सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रायपुर, जगदलपुर, कोरबा, बेमित्रा, जांजगीर और दंतेवाड़ा की तस्वीर। यहाँ पर कुछ थोड़ी थोड़ी ठंड भी है और ऐसे में ग्रामीण सुबह से निकले और अपने मताधिकार का इन्होंने प्रयोग किया। लोगों ने गांव की सरकार चुनने के लिए वोट यहाँ पर किया और उसकी तस्वीर, कतारें भी कई जगहों पर लगी हुई नजर आई, लंबी लंबी कतारें। और सुबह सवेरे जो लोग पहुँचे थे, ठंड है चूँकि, तो ऐसे में लोग स्वेटर और शॉल ओढ़कर पहुँचे और वोटिंग उन्होंने ज़रूर की और वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा है, 78% के आसपास माना जा रहा और ये और भी बढ़ सकता है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं धमतरी से, जहां पर गंगरेल बांध में नाव पलट गई है। नाव में सवार 2 लोगों के डूबने से मौत भी हो गई है और इसमें 2 लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रेस्क्यू टीम ने 7 लोगों को निकाला है और एक बच्ची लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश भी की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यही वो नाव जो कि डूब गई और इसमें लोग हादसे के शिकार हुए हैं। 2 लोगों की इसमें जान चली गई है, 2 लोगों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीर, ये जब हादसा हुआ है उसके पहले ये वीडियो बनाया गया था इन लोगों के द्वारा जो इस नाव में सवार थे और उसके बाद ये हादसा हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और एक बच्ची आप देख सकते हैं, इसमें एक बच्ची भी सवार है और यही बच्ची लापता बताई जा रही है। इसकी तलाश की जा रही है। कुल मिलाकर 12 लोग नाव में सवार थे और लकड़ी की ये नाव थी। कांकेर और नारायणपुर से ये लोग घूमने के लिए आए थे। अकला डोंगरी थाना क्षेत्र की यह घटना है। घूमने के लिए पहुंचे थे, नाव में ये सवार हुए थे और इस दौरान वीडियो भी बनाया गया और वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। और ये बाद में जब रेस्क्यू किया गया उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लकड़ी की नाव और इसमें जो लोग सवार थे, नाव पलटने की वजह से ये लोग डूब गए। इनमें 2 लोगों की जहां जान चली गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 7 लोगों को निकाल लिया गया है, बचा लिया गया है। लेकिन एक बच्ची का अभी भी पता नहीं चल पाया है कि वो बच्ची कहाँ है। ये बच्ची आप इस नाव में देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची भी सवार है और इस बच्ची का ही पता नहीं चल पा रहा। अकला डोंगरी थाना क्षेत्र की ये घटना, बेहद दर्दनाक ये हादसा। और इसके बाद तस्वीर भी सामने आई है इन लोगों की जो कि घूमने के लिए गए थे, गंगरेल बांध में घूमने के लिए गए थे और मजा ले रहे थे, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि ये कितना खतरनाक सफर इनके लिए है। और यही कुछ हुआ। कांकेर और नारायणपुर के ये लोग बताए जाते हैं जो कि घूमने के लिए आए थे। अकला डोंगरी थाना क्षेत्र की यह घटना, घूमने के लिए आए और इसी दौरान ये नाव पलट गई गंगरेल बांध में और इसमें जो 2 लोग सवार थे उनकी डूबने से मौत हो गई। 2 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। बच्ची का कुछ पता लग पाया है क्या? अभिषेक, ये वीडियो भी सामने आया है और इसमें पता चल रहा है कि लोग बेहद खुश थे, लेकिन इनको नहीं अंदाजा था कि कुछ ही वक्त बाद ये हादसे के शिकार हो जाएंगे।
बिल्कुल पुनीत, अभी अपडेट आपको बता दूं कि जो बच्ची की जो लापता की बात हो रही थी, उसकी लाश अभी चारामा के आसपास मिलने की खबर आई है। हालांकि इस आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको बताऊं कि ये सारे लोग चारामा, कांकेर और नारायणपुर इलाके से थे और घूमने आए थे, और इन्होंने जो नाव उठाई वो मछुआरों वाली नाव थी, ना कि सैर करने वाली नाव। ये खुद ही लेकर निकल गए, और हादसे के पहले जो टिकटॉक बनाया है उसमें दिखाई दे रहा है कि ये सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई चूक हो गई जिससे ये हादसा हो गया। लोग बता रहे हैं कि शाम के वक्त जब ये हादसा हुआ तो हवाएं तेज थी और एक लहर उठ रही थी बांध के पानी में, शायद इस वजह से नाव का संतुलन बिगड़ा और ये पलट गई। फिलहाल 2 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो 2 घायल हैं वो चारामा कांकेर जिले के अस्पताल में भर्ती, उनका इलाज जारी है, और जो बाकी के 7 लोग हैं वो सुरक्षित हैं। पुनीत, अभिषेक, सवाल ये भी है कि यहाँ पर गंगरेल तो घूमने के लिए लोग पहुंचते ही हैं, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मछुआरों की नाव को इन्होंने ले लिया था और इसी में सवार हो गए थे। चला कौन रहा था नाव को, ये भी जानकारी, और यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं होता है कि किस नाव में सवार होना है, क्योंकि गंगरेल बांध तो एक मशहूर पर्यटन स्थल है, यहाँ पर तो लोग पहुंचते ही हैं, तो ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है, और यहाँ पर यह सीधे सीधे लापरवाही है। जी, इसे लापरवाही कहेंगे पुनीत, क्योंकि गंगरेल बांध का विस्तार बहुत बड़े इलाके में है। कुछ हिस्सा कांकेर जिले में आता है, कुछ गरियाबंद जिले से को भी छूता है। तो गांव में नाव है जहां पर मछुआरे रहते हैं और वहां पर नाव भी रहती है। जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए हालांकि धमतरी में टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पर बोटिंग की सुविधा है, लेकिन लोग अपनी इच्छा से कहीं भी किसी भी गांव में चले जाते हैं, वहां उन्हें नाव मिल जाती है और वो अपनी मर्जी से नाव चलाकर निकल जाते हैं। ये एक लापरवाही है और गैर जिम्मेदारी है। परिवार को लेके लोग आते हैं, बच्चों को, लेकिन ये खतरा उठा लेते हैं और ये हादसा है। कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा कि उनकी खुद की लापरवाही है, जिसके कारण ये दुखद हादसा हुआ है। पुनीत, इस हादसे में किन किन लोगों की मौत हुई है अभिषेक? जी, 2 युवक हैं जिनकी मौत हो गई, साथ ही एक बच्ची की भी मौत की पुष्टि अभी हो गई, जो छोटी बच्ची जिसकी लाश मिली है चारामा के पास, और ये सारे लोग बस्तर इलाके के, नारायणपुर इलाके के थे। पुनीत, और जो लोग घायल हैं उनकी स्थिति क्या बताई जा रही? जी, फिलहाल वो ठीक है, चारामा के अस्पताल में उनका इलाज जारी है और खतरे से बाहर है। ठीक है, आप अभिषेक हमारे साथ बने रहिए। एएसपी मनीषा रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस हादसे के बारे में। मैम, ये कैसे ये हादसा हुआ और क्या लापरवाही इसमें बरती गई, आपको क्या लगता है? ये थाना अकला डुंगरी क्षेत्र का मामला है, जिसमें बीती दोपहर में एक और नौके पे वहां पे जा रहा था, और इस दौरान मौसम में खराबी होने से और कुछ असंतुलन से ये परिस्थिति निर्मित हुई थी, जिसमें कि वो नाव वहां पे मौके पे ही पलट गया था और उसमें सवार 12 लोग थे, जिसमें से 2 लोगों की डेथ हो गई है। बच्ची एक लापता थी, उसके बारे में कुछ पता चल पाया? कल शाम तक की स्थिति में ये बच्ची के बारे में अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, और एसडीआरएफ की टीम इसमें लगी हुई है, तो वो उसको पता तलाश करने का प्रयास। एक लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है, आपको लगता है कि ये लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है? क्योंकि जानकारी ये है कि ये मछुआरों की नाव को लेकर ही ये लोग निकल गए थे सैर सपाटे पर, जबकि यहाँ पर जो पर्यटक घूमने आते हैं उनके लिए नाव की व्यवस्था अलग होती है। जो क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से वो डेवलप किया हुआ क्षेत्र नहीं है। ये जिस नौके पे ये लोग विहार कर रहे थे, ये एक्चुअल में मछुआरों का ही नौका था, और जिसपे वो लोग अपने परिवार के साथ में निकल गए थे। तो ये आपको लगता है ये बहुत बड़ी लापरवाही है? अफकोर्स ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। इसमें परिवार के लिए इस तरह का उपयोग किया जाना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बच्चे भी हैं और अधिक संख्या में महिलाएं थी। लेकिन क्या प्रशासन को कोई रोक यहाँ पर लगाने की ज़रूरत आपको लगता है कि होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे तो आए दिन लोग यहाँ पर पहुँचते होंगे और ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं। मैंने जैसा पहले भी बताया कि ये क्षेत्र किसी भी स्थिति में पर्यटन के हिसाब से कभी भी डेवलप किया गया नहीं है, और ये वो मछुआरे लोगों के द्वारा ही वो जगह को उपयोग में लाया जाता है, जहां पर से वो मछली पकड़ने का काम करते थे, पर पर्यटन की दृष्टि से कभी भी उसको शासन ने डेवलप नहीं किया। उस डैम में अलग से पर्यटन की दृष्टि से सैलानियों के लिए भी बनाया गया क्षेत्र है, जहाँ पे लोग नौका विहार करते हैं, और उसमें सुरक्षा के सभी उपाय भी किए गए हैं। पर क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है, वो बांध का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी रहता है, तो सभी जगह को उस हिसाब से व्यवस्थित किया जाना भी संभव नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और
ये जानकारी देने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बच्ची के बारे में अभी हालांकि बात कर रही थी अधिकारी, और उन्होंने कहा है कि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं है उस बच्ची का, लेकिन अभिषेक अभी अपडेट दे रहे हैं कि उस बच्ची का भी शव बरामद कर लिया गया है और 2 लोगों की इसमें डूबने से मौत भी हो गई। बीजेपी के पूर्व कप्तान भले ही अब संगठन की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, लेकिन जब भी पार्टी को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो उससे जरा भी पीछे नहीं हटते। रायपुर दौरे पर आए अमित शाह ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया। देखिए। रायपुर में बीजेपी के पूर्व कप्तान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने बीच में पाकर मानो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश आ गया, क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उसे खोने का घाव अभी तक भरा नहीं है। इस बात को खुद अमित शाह भी समझते हैं, तभी तो उन्होंने भी कार्यकर्ताओं में फिर से नया जोश भरने का काम किया। शाह ने कहा कि बीजेपी का वर्कर तो विपक्ष में रहकर भी खिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जब विपक्ष में होता है तभी खिलता है, तभी मुस्कुराता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्षशील कार्यकर्ता है। द्वार में छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया कि चुनाव का जय पराजय भारतीय जनता पार्टी का भाग्य तय नहीं कर सकता। पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को ऊंचा करने के क्रम में अमित शाह ने केंद्र की मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों को भी उन्हें याद दिलाया। CAA से लेकर राम मंदिर तक की शाह ने चर्चा की और विपक्ष को भी निशाने पर लेना नहीं भूले कि 2024 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर हम देश से 3 नंबर की अर्थव्यवस्था के अंदर खड़े। कश्मीर में 2 झंडे देखते थे। इस 26 जनवरी को मैंने तो विशेष रूप से घर पे जाकर कश्मीर का ध्वजवंदन देखा और अकेला हमारा तिरंगा जब आसमान में लहरा रहा था, 4 महीने के अंदर आसमान को छूने वाले भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने की शुरुआत हो गई। तो कल भी ये सर्जिल का बयान देखिए, वीडियो देखिए, देख रहे हैं ना, कन्हैया कुमार से भी ज्यादा खतरनाक। चिकन नेट को काट दो, आसाम भारत से कट जाएगा। अरे 7 पुश्ते लग जाएगी भैया, आसाम से। बहरहाल रायपुर में बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जो नया जोश भरा है, उससे निश्चित ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा होगा। ऐसे में आने वाले समय में राज्य की सियासत में इसका असर भी जल्द ही देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से देवव्रत भगत की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, मुझे दीजिए इजाजत।